हेलो बच्चों। आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं मोल, जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, पर थोड़ा इजी वे में कराने की कोशिश करती हूँ। अब जैसे हम लोग मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम कई बार बोलते हैं 1 डज़न चीज़ चाहिए हमें। 1 डज़न का मतलब क्या होता है? 12, है ना। 1 डज़न मीन्स 12। अब ये 12 थिंग्स कुछ भी हो सकती है ना। इट कैन बी टेबल, 1 डज़न टेबल भी हो सकते थे, 1 डज़न पेन भी हो सकते हैं। पर अगर मैं एटम के केस में बोलूँ, बेटा एटम तो बहुत छोटे हैं। अगर 1 डज़न बोलोगे तो हम तो उन एटम्स के बारे में कुछ बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि मिलियंस में एटम हमें चाहिए। तो फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एवोगैड्रो। उन्होंने हमें एक नई चीज बताई कि 6.022 इंटू 10⁻23 थिंग्स को 1 मोल बोल दो। क्योंकि जिस जो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया था ना कार्बन का, कि 12 है उसका एटॉमिक मास है। जब कार्बन 12 के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो जिस चीज के अंदर भी इतने एटम्स होंगे हम उसको बोल देंगे वो 1 मोल चीज है। 1 मोल काफी बड़ी होगी ना। देखो बेटा, अब 6.022 के साथ मैं कितनी जीरो मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इतनी सारी जीरोस को मल्टीप्लाई करो तो जाके 1 मोल चीज बनती है। तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। काफी बड़ी यूनिट लेनी पड़ी तब जाके कहीं हम एटम्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी कभी हमने एटम्स की बात करनी है तो उसमें मोल का कंसेप्ट यूज होता है, डजन का नहीं। कोई और यूनिट नहीं ले सकते, ज्यादातर हम मोल ही लेते हैं। तो ये हमें एवोगैड्रो ने बताया था। इस टर्म को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रो नंबर, राइट। अब कभी कभी न्यूमेरिकल हमारा होता है एटम्स से रिलेटेड, कभी न्यूमेरिकल होता है हमारा मॉलिक्यूल से रिलेटेड। तो ये मोल और उसके एटॉमिक मास, मोलर मास में आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसकी दो टर्म्स में तुम्हें करवाती हूँ, दोनों के लिए, एटम के लिए अलग और मॉलिक्यूल के लिए अलग। अगर बच्चे कोई एटम का न्यूमेरिकल आ गया तुम्हें, तो 1 मोल किस किस के बराबर होगा? 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास के बराबर। और ये किसके बराबर होगा? इट इज ऑल्सो इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर। वेट ऑफ, ऐसे लिख लो, कितने सारे एटम्स का वेट 1 मोल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो वेट है वो भी 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल एटॉमिक मास के भी बराबर है, 1 मोल इतने सारे एटम्स के वेट के बराबर भी है। और जो ये वेट है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट है, वो एटॉमिक मास भी होता है, उसी को तो एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ये देखो आपस में रिलेटेड है। कोई तुम्हें न्यूमेरिकल आ जाए वॉल्यूम का, तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी बोलते हैं। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम है वो हम लेते हैं कि 22.4 लीटर। अगर कोई भी गैस है उसके अंदर 1 मोल गैस होगी, वो भी 1 मोल के बराबर है। तो एनी गैस विच इज 1 मोल दैट कंटेन 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। पर कंडीशन क्या है? अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सब कुछ है जब तुम लोग एटम की बात कर रहे हो, तो मैंने एटॉमिक मास ले लिया। और अगर यही न्यूमेरिकल हमारा मॉलिक्यूल के लिए होता, तब हम फिर कहते 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। उसमें अब यहाँ पे एटॉमिक मास के बराबर नहीं होगा, वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर।
और उसके अंदर वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का वेट होगा, एटम्स का नहीं, मॉलिक्यूल्स का। इतने सारे मॉलिक्यूल्स के वेट को 1 मोल बोलते हैं, और इतने सारे मॉलिक्यूल्स के वेट को मोलर मास भी बोलते हैं। इनको ही आपस में बस कन्वर्ट करते रहना। अब जब इनको हमने कन्वर्ट करना है तो कुछ सेट फॉर्मूलाज भी हैं, नहीं तो यूनिटरी मेथड से कर सकते हो तुम लोग। मैं दोनों से करके बताती हूँ तुम लोग को, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब हीलियम तो एक एटम है भाई, पहले तो यही देखना है तुमने कि वो एटम वाला न्यूमेरिकल है कि मॉलिक्यूल वाला है। हीलियम एटम है तो इसका एटॉमिक मास याद होना चाहिए तुम्हें, नहीं तो गिवन भी होगा। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम होता है 4 U, और ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 4 ग्राम, ठीक है। अब हमने मोल्स बनाने हैं और हमें गिवन क्या है, ग्राम्स में चीज पता है। तो देखो एक इधर नंबर होता है, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, फिर इस साइड जाओ तो मोल बनते हैं, इधर जाओ तो एटॉमिक मास होता है जो कि ग्राम्स में लेना है। तो अब हमारा न्यूमेरिकल इसमें से ये चेक करो क्या क्या चीजें यूज हो रही है। एक तो ग्राम वाली चीज यूज हो रही है, और मोल हमने निकालना है तो ये हमें चाहिए ही नहीं, सिर्फ हम इन दोनों को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। फॉर्मूले के हिसाब से अगर वेट तुम्हें दिया हो और मोल्स बनाने हो तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, एटॉमिक मास को भी मोलर मास बोलते हैं और मॉलिक्यूलर मास को भी मोलर मास बोलते हैं। बस ये तुमने ध्यान रखना है कि एटम का न्यूमेरिकल है तो मोलर मास लिख के तुम एटॉमिक मास पुट कर दो, और अगर मॉलिक्यूल वाला न्यूमेरिकल है तो मोलर मास लिख के मॉलिक्यूलर मास पुट कर दो, ठीक है। गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है 52 ग्राम, मोलर मास कितना होता है 4, डिवाइड कर दो 13 मोल्स आंसर आ गया। ये तो मैंने कर दिया न्यूमेरिकल फॉर्मूले से। ज़्यादातर कोशिश करो यूनिटरी मेथड से सीखने का, क्योंकि आगे अगर तुमने नॉन मेडिकल या मेडिकल लेना है तो वहाँ हम ऐसे फॉर्मूले नहीं पुट करते, वहाँ यूनिटरी मेथड ही चलता है। यूनिटरी मेथड में मैंने इन दोनों को यूज़ करना है, दो टर्म्स हैं जो इसमें। एक तो हमें एग्जैक्ट वैसे ही पता होना चाहिए कि जो किसी का एटॉमिक मास है वो 1 मोल के बराबर होता है। तो एटॉमिक मास यहाँ कितना है 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल। अगर हीलियम के 4 ग्राम होता, उसका एटॉमिक मास 4 ग्राम 4 होता है ना, हमें पता ही है, ये तो चीज याद रखनी है और गिवन भी होगी। तो जो उसका एटॉमिक मास है वो 1 मोल के बराबर है। 1 ग्राम ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू 1/4, और हमें कितने ग्राम दिए है 52 ग्राम ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू 52 इंटू 1/4, कटिंग करो वही 13 मोल आ जाएगा। तो ये यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे और फॉर्मूला से भी कर सकते थे, दोनों से मैंने करके तुम्हें बताया, जो तुम्हें आसान लगे वो करो, ठीक है। कर दो रब, ओके। नेक्स्ट करते हैं। जो एक लाइन मैंने लिखनी सिखाई है ना तुम्हें, वो जरूर रफ एक लिख लिया करो एक तरफ रफ सा ना, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि किस किस को यूज करना है। जैसे यहाँ पे वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, फिर मोल आएंगे, फिर एटॉमिक मास आएगा। अगर मॉलिक्यूल है तो ये मोलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। और यहाँ पे ये एटम्स है
तो बाद में ये बन जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स हैं, इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू दिस। ठीक है, ये 1 मोल के बराबर होता है। नेक्स्ट है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स calculate number of moles for 12.044 into 10 की पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स। अब नाइट्रोजन एटम्स बोल दिया इन्होंने, ये वाली टर्म एक तो यूज होगी, यहाँ पे आ जाओ। उसमें क्या दिया है, नंबर दे दिया आपकी बार, तो ये यूज होना है एक तो, और मोल्स निकालने हैं, ये यूज होगा। इसको हमें नहीं यूज करना। तो ये वाली लाइन से पहले हमने इस लाइन को ही यूज करना है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स अगर नाइट्रोजन के होते, ये लाइन हमें क्या बता रही है कि इतने सारे एटम्स अगर होते तो वो 1 मोल होता, देन इट विल बी इक्वल टू 1 मोल। और अगर ये 1 एटम होता, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो कितने मोल हो जाते, 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। पर हमें तो इतने सारे एटम दिए हुए हैं, इतने सारे एटम्स होते अगर नाइट्रोजन के, तब 1 इंटू 12.044 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। पावर से पावर खत्म, इसको काटोगे तो ये 2, तो इसका मतलब ये 2 मोल बनेंगे। दिस इज आंसर। ठीक है ना, इसमें से मैंने ये 2 टर्म्स यूज करके न्यूमेरिकल किया। और अब अगर मैं फॉर्मूले से करती तो क्या होता, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स तुम्हें गिवन है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब यहां पे देखो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कितने दिए हुए हैं, 12.044 इंटू 10 की पावर 23, और एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कटिंग किया, आंसर वही आ गया, 2 मोल। तो ये दोनों मेथड से हो सकता है कि तुम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालने हैं या यूनिटरी मेथड से। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखते हैं। मोल्स की प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है मोल का टॉपिक। मैं इस पे 2-3 वीडियोस बना के डालूंगी ताकि तुम्हारे कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए। आज फर्स्ट अपन मोल की बना रहे हैं, इससे पहले मैंने मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास की बनाई थी। थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेट क्या क्या कैलकुलेट करना है। नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करो, एंड सेकेंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.80 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, कि अगर ये कॉपर सल्फेट हमारे पास 0.80 ग्राम कॉपर सल्फेट होता तो वो कितने मोल्स होते, और साथ में उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते। ठीक है, तो इसमें ये तो एक मॉलिक्यूल है भाई। अब तो पहले मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, मैं सीधा नहीं जा सकती। तो कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 होते हैं एग्जैक्ट, पर हम इसको 64 लेके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो पहला काम अपन करते हैं, मोलर मास ऑफ CuSO4 64 मल्टीप्लाई बाय 1 टाइम 1, सल्फर 32 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 4,
तो ये आ गया 64 प्लस 32 प्लस 16 4 सा 64 प्लस 32 10 160 इसका मोलर मास आ गया 160। अब ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता तो मैं इसको ग्राम लिख देती। ठीक है, अब उसके बाद वही लाइन कैसे याद करनी है मॉलिक्यूल वाली कि वेट ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स अगर होते कॉपर सल्फेट के तो वो 1 मोल होता, या फिर वो किसके बराबर होता, उसके मोलर मास के बराबर होता। इनको ही बस हमने यूज करना है। ठीक है, इसको मैं चाहे ऐसे करके यहाँ से थर्ड ये बना लें। हमें गिवन है बेटे वेट, तो ये चीज तो यूज होगी, मास तो यूज होगा ही होगा। मास को यूज करके मैं पहले यूनिटरी मेथड से कर रही हूँ, देखो ध्यान से। मोलर मास मैंने निकाल लिया 160। अगर 160 ये है मोलर मास तो यहाँ पे ये 1 मोल ही होगा, क्योंकि उसके मोलर मास के बराबर 1 मोल होता है। तो हम कहेंगे 160 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू 1 मोल। ये मुझे इस लाइन से पता लगा है और कहीं से नहीं पता लगा कि जो उसका मोलर मास है वो 1 मोल के बराबर होता है। 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट विल बी इक्वल टू 1/160 मोल, पर हमें तो दिया हुआ है 0.80 ग्राम। अगर इतने कॉपर सल्फेट होते तो 1/160 इंटू 0.80, डेसिमल हटा दो, 1/200, 1 को 200 से डिवाइड कर देते हैं, 0.005 मोल। एक आंसर तो अपना आ गया ये वाला कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अगर मैं इसी को यूनिटरी मेथड से ना करके सिंपल मेथड से करती, जो फॉर्मूले से करते, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होती है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 0.80, मोलर मास हमारा 160 आया, वही सेम देखो टर्म बन गई, इसको सॉल्व करोगे 0.005। तो इस मेथड से भी तुम कर सकते हो। चलो अब इसका सेकंड पार्ट। दूसरा उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, वेट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 160 ग्राम अगर मास होता, 160 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट मतलब उसका जो मोलर मास होता उसमें, अब मैं दोबारा वो लाइन लिख रही हूँ, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये 1 मोल के भी बराबर है और ये उसके मोलर मास के भी बराबर है। अब मैं यूज कर रही हूँ इन दोनों को। अब मेरे पास मोलर मास आया 160, 160 अगर कॉपर सल्फेट होता तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होने कंपल्सरी थे। तो 160 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 ग्राम अगर कॉपर सल्फेट होता तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 160, पर हमारे पास वेट कितने हैं 0.80 ग्राम। ये होता तो क्या करते हैं, इंटू 0.80 अपॉन 160, डेसिमल हटा दें, 100 आ गया नीचे, इसका भी डेसिमल हटा देते हैं, 2 3, एक ये कटी, 8 से इसको काट दो 20,
20 की देखो अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से -5 कर दो। 23 की कटिंग की तो कितना बचा? 18, 18 और बचा ये 2, 2 से इसकी कटिंग कर दो। 3011, तो मेरे पास आए 3011 इंटू 10 की पावर 18 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए थे। पर हम कभी भी डेसिमल, अब इसके बाद इसको ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो बेटा इसका मतलब है यहाँ पे डेसिमल है इस पॉइंट पे, 1 2 3 प्लेस पे आगे लेके जाओ, क्योंकि 1 डिजिट के बाद ही हम डेसिमल लगाते हैं। तो मैं आंसर ऐसे भी शो कर सकती थी, 3.011 इंटू 10 की पावर कितने प्लेस में आगे लेके गई हूँ? 3 प्लेस, 3 इसमें प्लस कर दो, 21 मॉलिक्यूल्स। दोबारा से देखो, ये एक लाइन हमने अलग से ऐसे लिख के रखो, ये इतना नंबर, इसका वेट 1 मोल के बराबर है, इतना नंबर भी 1 मोल के बराबर है, इतना नंबर 1 मोलर मास के बराबर भी है। यहाँ पे मोलर मास हमारा आया 160, तो अगर 160 ग्राम कॉपर सल्फेट होता तो उसके अंदर 1 मोल चीज होती, कॉपर सल्फेट 1 मोल होता। अब हमने मोल वाला न्यूमेरिकल ही नहीं करना था, हम क्यों करेंगे इसको, तो मैं ये वाला यूज करती हूँ कि 160 ग्राम अगर कॉपर सल्फेट है तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 ग्राम अगर होता तो डिवाइड कर दो, और 0.80 ग्राम होता तो कितने मॉलिक्यूल्स होते। ये आंसर आ गया मेरा सारी कटिंग करने के बाद। पर डेसिमल यहाँ आ रहा है बेटे, एंड में इस पॉइंट पे डेसिमल आ रहा है, नहीं है तो वहां है, आया कोई डेसिमल नहीं है। पर अगर तुम्हें कोई डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इसका मतलब इसके बाद यहाँ डेसिमल होता। इसको कितने प्लेस आगे लेके जा रहे हो? 1 2 3 प्लेस आगे लेके जा रहे हो, तो 3 पावर प्लस कर दो और डेसिमल लगा दो। ये मैंने इस मेथड से किया। अब अपन इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? मोल के मैंने 2 फॉर्मूले तुम्हें कराए थे, एक था नंबर ऑफ मोल्स बनाने के लिए, गिवन मास गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना, एक तो ये था। एक मैंने नंबर ऑफ मोल्स के लिए बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स भी लिख देते हैं, अपॉन एवोगेड्रो नंबर। अब है तो यहाँ तो देखो दोनों में मोल्स हैं, इनको कटिंग कर दो, ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो अपने पास एक थर्ड फॉर्मूला बना, गिवन मास अपॉन मोलर मास is equal to number of molecules divided by Avogadro number। ठीक है, दो फॉर्मूले जो पहले किए थे ना, उन दोनों को ही जोड़ के हमने थर्ड फॉर्मूला बना लिया। अब इसमें से इस तरह का ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं। गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है? 0.80 दिया है ना, ये वाला 0.80 ग्राम। और मोलर मास कितना आ गया था? 160। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुमने ढूंढने हैं, एक्सपुट कर दिए। एवोगेड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पे एक्स इधर ही रख लो, एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, 0.80 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 160। अब इसका डेसिमल हटा दें, 100, एक जीरो कटी, 2 से काट दिया, इसको कटिंग किया, 3.011, 2 पावर यहाँ से काट दो, 21। तो आंसर अपना 3.011 इंटू 10 की पावर 21 आ गया बेटा। देखो ऐसे भी हम कर सकते थे। फॉर्मूले याद रहते हैं, वेल एंड गुड। नई फॉर्मूले याद रखना है तो यूनिटरी मेथड लगाना सीखो। आज एक और सम करके बताती हूँ, चलो नेक्स्ट।
कैलकुलेट द वॉल्यूम, ये तो हो गया ना अपना सम, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम वाला न्यूमेरिकल आ गया। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 0.23 ग्राम ऑफ NO2 गैस। अब ये एक मॉलिक्यूल है, पहली बात तो यही देखना होता है कि न्यूमेरिकल हमारा कौन सा है। ये मॉलिक्यूल है तो मुझे मोलर मास निकालना है इसका। मोलर मास ऑफ NO2 गैस विल बी, नाइट्रोजन है इसमें, एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का वेट होता है 14 × 1, ऑक्सीजन का 16 × 2, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 है बेटा, तो 14 + 32 46 ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर हम कर दें तो ये ग्राम्स में आ गया। मेरे पास मोलर मास भी आ गया। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर गैस है तो वॉल्यूम से रिलेटेड क्या होता है, मोल, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है, आप ऑक्युपाई करते हैं। और अगर मिलीलीटर वाला सम है तो हम इसको 2200 नहीं 22400 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं बेटा। इतना वॉल्यूम होगा और इनका वेट क्या होगा, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो चलो मुझे मॉलिक्यूलर मास 46 पता लग गया कि 46 ग्राम ऑफ NO2 विल ऑक्युपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। ये जो मोलर मास निकला, अगर 46 ग्राम हमारे पास NO2 होती तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करती। 1 ग्राम अगर ये NO2 गैस होती तो 22.4/46, पर हमारे पास तो ये है बेटा 0.23 ग्राम गैस है। 22.4 × 0.23/46, डेसिमल हटा देते हैं, ये कटा 2, इसको काट दो 112/1000 को डिवाइड करोगे पॉइंट, तो ये अपने पास आंसर आ गया 0.112 लीटर। इसको 0.112 लीटर वॉल्यूम ये ऑक्युपाई करेगा। तो वॉल्यूम अगर गैस का कोई न्यूमेरिकल आता है, गैस का मास के अकॉर्डिंग हो सकता है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, सॉलिड में वॉल्यूम का ये न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो हमेशा STP के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि STP पे लीटर होगा या फिर ये डेकामीटर क्यूब, ये मिलीलीटर होगा या फिर सेंटीमीटर। तो बेटा ये कई न्यूमेरिकल्स हमने आज मोल के किए हैं, इनकी प्रैक्टिस करो और अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट हो जाओगे। थैंक यू।